नमस्कार, आपका स्वागत है कॉमर्स क्लासेस विद शर्मा जी में। मैं केशव चंद्र शर्मा। हम लोग देख रहे हैं अकाउंट का सीरीज, जो अकाउंट के बेसिक हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं, जैसे बुक कीपिंग हो गया, लेखांकन हो गया, अकाउंटिंग क्या हो गया होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड सिद्धांत वगैरह हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन समीकरण। इसी सीरीज में अगला जो टॉपिक आता है हम लोगों का, वो है लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे लेखांकन समीकरण के ऊपर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है, ये है लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे। अकाउंटिंग समीकरण है क्या, इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो अकाउंटिंग समीकरण है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, लेखांकन समीकरण, ये जो है अभी पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे लेखांकन के सिद्धांत। तो लेखांकन के सिद्धांत में जो हम लोग एक टॉपिक देखे थे, एक सिद्धांत कॉन्सेप्ट देखे थे, द्विपक्षीय अवधारणा। कौन सा अवधारणा हम लोग देखे थे? द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा यानी एक कॉन्सेप्ट देखे थे हम लोग द्विपक्षीय लेखांकन का, जिसमें जो है वो लेखांकन का द्विपक्षीय अवधारणा था। ये लेखांकन जो समीकरण है, ये द्विपक्षीय अवधारणा पर ही आधारित है। लेखांकन समीकरण जो है, ये लेखांकन सिद्धांत या लेखांकन का कॉन्सेप्ट, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, द्विपक्षीय अवधारणा, इसी पे आधारित है। अब देखो, ये द्विपक्षीय अवधारणा क्या होता है, बताए थे कि द्विपक्षीय अवधारणा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है द्विपक्षीय अवधारणा, वो ये बताता है कि लेखांकन में जो प्रत्येक लेन देन होते हैं, जितने व्यापारिक सौदे होते हैं, प्रत्येक लेन देन होते हैं, इसमें दो पक्ष होते हैं। द्विपक्षीय अवधारणा क्या बताता है कि प्रत्येक लेन देन के कितने पक्ष होते हैं? प्रत्येक जो है लेन देन जो है, प्रत्येक लेन देन जो है, इसके कितने पक्ष होते हैं? इसके दो पक्ष होते हैं। यानी प्रत्येक लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं। यानी प्रत्येक लेन देन में दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो इस तरह से हम लोग देखे थे द्विपक्षीय अवधारणा में कि कोई भी अगर लेन देन है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, तो उसमें दो पक्ष होंगे। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन से, किसी भी जो है लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं। एक होता है डेबिट, तो दूसरा होता है क्रेडिट। और हम बताए थे कि ये जो दोनों पक्ष है, डेबिट और क्रेडिट, दोनों समान लेकिन विपरीत खातों को प्रभावित करता है। यानी समान रूप से ये डेबिट और क्रेडिट को प्रभावित करता है। इसीलिए जो है, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट भी होगा। यानी समान रूप से दोनों पक्षों को प्रभावित करता है। ये द्विपक्षीय अवधारणा होता है, यही द्विपक्षीय अवधारणा होता है। अब ये इसी द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर, इसी आधार पे, द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पे लेखांकन समीकरण है। लेखांकन समीकरण देखा जाएगा तो ये द्विपक्षीय अवधारणा जो है, यानी लेखांकन का द्विपक्षीय जो सिद्धांत है, इसी का जो है गणितीय अभिव्यक्ति है। लेखांकन समीकरण क्या है? लेखांकन समीकरण जो है, इसी द्विपक्षीय अवधारणा का, द्विपक्षीय अवधारणा जो है, लेखांकन जो सिद्धांत है, लेखांकन की अवधारणा है, द्विपक्षीय अवधारणा, इसी का गणितीय अभिव्यक्ति जो है, गणितीय अभिव्यक्ति ही क्या कहलाता है? इसी को ही हम लोग लेखांकन समीकरण कहते हैं। लेखांकन समीकरण कहते हैं। यानी लेखांकन समीकरण को अगर हम लोग को समझना है तो ये क्या है? लेखांकन समीकरण और कुछ नहीं है, बस लेखांकन की जो द्विपक्षीय अवधारणा है, उसी का जो है
ये गणितीय अभिव्यक्ति है, यानी गणित के रूप में एक प्रकार से समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो वही लेखांकन समीकरण कहलाता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट होता है दोनों पक्ष, और दोनों पक्ष समान रूप से होते हैं, समान रूप से और बराबर से प्रभावित होते हैं। तो इसी कारण जो है इसमें, यानी लेखांकन समीकरण में जो है इसमें जो है दो पक्ष बताया हूं, द्विपक्षीय अवधारणा में प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। तो इसी प्रकार ये लेखांकन समीकरण जो है इसी अवधारणा पे काम करता है, इसलिए इसमें भी जो है दो पक्ष, ये भी डेबिट और क्रेडिट को समान रूप से प्रभावित करता है। और इसी कारण जो है संपत्तियां जो हैं लेखांकन समीकरण में संपत्तियां सभी देयता के बराबर होता है, सभी लायबिलिटीज के बराबर होता है। अब लायबिलिटी देयता क्या होता है अभी बताता हूं, ठीक है। तो लेखांकन समीकरण जो है और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, ये द्विपक्षीय अवधारणा का जो है द्विपक्षीय अवधारणा का गणितीय अभिव्यक्ति है, जिसमें दो पक्ष डेबिट और क्रेडिट होते हैं, और इसमें प्रत्येक लेन देन का जो है संपत्ति और दायित्वों पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है, समान रूप से और बराबर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो है लेखांकन समीकरण में दोनों पक्ष संपत्तियां और देयता दोनों बराबर होता है। अब बताता हूं कि देयता क्या होते हैं, संपत्तियां क्या होती हैं, अब बताता हूं। ये तो हम लोग अर्थ देख लिए कि क्या होता है लेखांकन समीकरण। सिंपल सी बात है, लेखांकन समीकरण कुछ नहीं होता है, बस द्विपक्षीय अवधारणा का गणितीय अभिव्यक्ति, मतलब एक समीकरण के रूप में द्विपक्षीय अवधारणा को रख दिया जाता है, वही है लेखांकन समीकरण। इसीलिए जो है इसमें लेखांकन समीकरण में सारे संपत्तियां सारे देयता के बराबर होते हैं, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग देख लिए हैं कि प्रत्येक लेन देन में दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसी प्रकार से ये जो लेखांकन समीकरण होता है ये जो है दो पक्षों को प्रभावित करता है, संपत्तियों को और दायित्वों को, और दोनों को जो है समान रूप से और बराबर प्रभावित करता है। अब अगर इस चीज को अगर हम लोग परिभाषित करना चाहें, अगर लेखांकन समीकरण को हम लोग परिभाषित करना चाहें, अब यदि हम लोग लेखांकन समीकरण को परिभाषित करना चाह रहे हैं, अगर परिभाषित करना चाह रहे हैं तो ये क्या है, तो लेखांकन समीकरण जो है एक विवरण होता है, एक विवरण है जो कुल देयता और कुल संपत्ति को प्रदर्शित करता है, यानी कुल देयता और कुल संपत्ति की समानता को प्रदर्शित करता है। ये क्या है, एक विवरण है जो कुल संपत्तियों और कुल देयता को समान बताता है, यानी कुल देयता की समानता प्रदर्शित करता है या दिखाता है। यानी लेखांकन समीकरण को अगर हम लोग परिभाषित करना चाहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेखांकन समीकरण एक विवरण होता है जो कुल संपत्तियों यानी कुल एसेट्स, टोटल एसेट्स और कुल देयता की समानता को दिखाता है। अब कुल देयता का मतलब क्या हो गया, कुल देयता, तो देखो कुल देयता जो है, कुल देयता में जो है दो बातें होती हैं। एक है हमारा पूंजी, ये जो व्यवसाय की पूंजी है वो भी देयता में ही, लायबिलिटीज में ही आते हैं, लायबिलिटीज प्लस अदर दायित्व, अदर बाह्य दायित्व। ये जो दायित्व का मतलब हो गया बाह्य दायित्व। तो कुल देयता मतलब पूंजी और दायित्व, ये दोनों मिला के हमारी देयता होती है। तो ये समीकरण जो है लेखांकन समीकरण, ये कुल देयता को कुल संपत्तियों के बराबर बताता है, ऐसा है। इस संपत्ति, ये जो लेखांकन समीकरण जो होता है इसका जो बायां पक्ष जो होता है, बायां पक्ष ये संपत्तियों को बताता है। किसको बताता है, संपत्तियों को बताता है। जबकि दायां पक्ष जो है ये किसको प्रदर्शित करता है,
कुल देयता को प्रदर्शित करता है। अब कुल देयता में दोनों बातें हो गई, जैसा कि बताया हूं, पूंजी प्लस क्या, दायित्व। तो पूंजी प्लस दायित्व मिला के हमारा कुल देयता हो गया। तो लेखांकन समीकरण में बायां पक्ष संपत्तियों को प्रदर्शित करता है और दायां पक्ष इसको प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जांपल में अगर लेखांकन समीकरण को अगर यहाँ लिखा जाए, लेखांकन समीकरण को तो इस तरह से लिखा जाता है कि संपत्तियां, बल्कि कुल संपत्तियां ये किसके बराबर होती हैं, तो ये होती हैं पूंजी प्लस कुल दायित्व के बराबर होती है। यही हमारा लेखांकन समीकरण है, इसी को हम लोग लेखांकन का समीकरण कहते हैं। मेन यही है लेखांकन समीकरण। अब इससे बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे इधर उधर करके फार्मूले निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा लेखांकन समीकरण। अब देख सकते हैं हम लोग, जैसा कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताता है, यानी द्विपक्षीय अवधारणा उसी पर आधारित है। द्विपक्षीय अवधारणा हमारा बताता है कि प्रत्येक लेनदेन में दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, दोनों बराबर और समान होते हैं। तो उसी सिद्धांत पे ये आधारित है। जब दोनों बराबर, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर और समान होंगे तो जाहिर सी बात है कि व्यापार की कुल संपत्तियां, कुल देयता, पूंजी प्लस दायित्व, इन दोनों के बराबर होंगे, यानी कुल संपत्तियां कुल दायित्व के बराबर होती हैं। ये होता है। तो उसी को एक समीकरण के रूप में जो है प्रदर्शित कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। इसी को लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। तो ये रहा हम लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इससे हम लोग 2-3 फार्मूला और वो निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को पूंजी की जानकारी करनी है, तो हम लोग दायित्व को इधर ले आएंगे बाएं पक्ष में, तो हमारा हो जाएगा कुल संपत्तियां, और इसमें से ये जो इधर लाएंगे जब, तो हो जाएगा कुल दायित्व। कुल क्या हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा। ये एक कुल, अगर पूंजी की जानकारी करना है हमें तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कुल दायित्व की जानकारी हम लोगों को करना है, कुल दायित्व की जानकारी करना है, तो कुल संपत्तियों में से इस पूंजी को अगर हम लोग घटा देंगे, कुल संपत्तियां जितना है उसमें से माइनस कर दो हमारी क्या, पूंजी, व्यापार की पूंजी, तो हमारा निकल के आ जाएगा कुल दायित्व। तो ये रहा, बहुत सिंपल सा भाषा है, बहुत सिंपल सा चीज है ये लेखांकन समीकरण। अब इसे आप लोग नोट करिए, फिर बताता हूं कि संपत्तियों और दायित्व में अंतर संबंध क्या होता है। आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए। देखो दोस्तों, अभी जैसा कि हम लोग देखे हैं कि लेखांकन समीकरण में 3 चीजें हैं, संपत्तियां हैं, पूंजी है और दायित्व है। और ये तीनों जो फिगर हैं वो आर्थिक चिट्ठा से संबंधित है। किससे हैं, आर्थिक चिट्ठा के ही फिगर हैं। आर्थिक चिट्ठा यानी स्थिति विवरण, बैलेंस शीट के ही जो है फिगर है, आंकड़े हैं। तो आर्थिक चिट्ठा में जो प्रदर्शन होता है, यानी संपत्तियां होती हैं, ठीक है, फिर दायित्व होता है प्लस पूंजी भी होता है। तो हम लोग देख लीजिए आर्थिक चिट्ठे में ये तीनों चीजें होती हैं, और आर्थिक चिट्ठे के समान ही लेखांकन समीकरण भी इन तीनों चीजों को प्रदर्शित करता है। इसलिए जो है हम लोग लेखांकन समीकरण को क्या कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा समीकरण भी कहते हैं। आर्थिक चिट्ठा समीकरण भी कहते हैं, यानी लेखांकन समीकरण को हम लोग आर्थिक चिट्ठा समीकरण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि लेखांकन समीकरण में जो तीनों बातें होती हैं वो तीनों की तीनों बातें आर्थिक चिट्ठा के समान ही प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसा कि आर्थिक चिट्ठा में एक तरफ हम लोग संपत्तियों को दिखाते हैं और दूसरी तरफ पूंजी और दायित्व को दिखाते हैं, और दोनों बराबर होता है। सेम उसी प्रकार लेखांकन समीकरण में भी दिखाया जाता है, इसीलिए जो है इसे आर्थिक चिट्ठा समीकरण भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें अंतर संबंध क्या है। देखिए इसमें तीन चीजें हैं। कौन कौन से हैं, संपत्तियां हैं, दायित्व हैं और
पूंजी है। तीन बातें हैं, देखिए, पूंजी भी है और दायित्व भी है और संपत्तियां भी हैं, तीन चीजें हैं। तो इन तीनों चीजों में तीनों में से अगर किसी एक मद में अगर परिवर्तन करते हैं हम, यदि हम इन तीनों आइटम्स में से किसी एक आइटम्स में हम चेंजिंग करते हैं तो उसका प्रभाव बाकी के दो चीजों पर भी पड़ता है। यानी संपत्तियों में अगर चेंजिंग कर रहे हैं तो उसका प्रभाव पूंजी में भी पड़ सकता है या दायित्व में भी पड़ सकता है। तो यानी ये जो तीनों आइटम हैं, ये तीनों जो हैं अंतर संबंधित होते हैं। यानी जो है संपत्तियां कुल पूंजी और दायित्व के बराबर ही होंगी, चाहे किसी भी केस में, चाहे संपत्तियों को कम करें या बढ़ाएं तो उसका प्रभाव दूसरे पक्ष में भी होगा। जैसे यदि हम क्रेडिटर होता है लेनदार हमारा दायित्व है। अगर लेनदार का पेमेंट कर रहे हैं, मान लो 50,000 का लेनदार है और उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो एक तरफ तो लेनदार समाप्त हो जाएगा, यानी कुल दायित्व में से हमारा उतना लेनदार 50,000 का कम होगा। वहीं अगर उसे पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जाएगा हमारे पास से, तो कैश हमारा संपत्ति है, रोकड़ में आता है, संपत्ति है तो संपत्तियां भी उतना ही कम होंगी। तो कुल मिलाकर के दोनों, यानी दोनों पक्ष जो है LHS और RHS, ये दोनों कुल मिला जुला के बराबर ही आने हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीनों आइटम हैं लेखांकन समीकरण में, ये तीनों आइटम्स में से किसी एक आइटम्स में अगर हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका प्रभाव किसी दूसरे पक्ष में जरूर पड़ेगा। ये है, इस तरह से ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार जो है, यही बात हम लोग देखेंगे, अंतर संबंधित होते हैं तो किस प्रकार आय या व्यय, आय व व्यय का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। लेखांकन समीकरण में आय व व्यय का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। गैर रोकड़ आइटम, यानी नॉन कैश आइटम का प्रभाव कैसे पड़ता है, ठीक है। और हम लोग देख लेंगे कि छूट का प्रभाव भी किस तरह से पड़ता है लेखांकन समीकरण में, ये हम लोग देख लेंगे अगली वीडियो में। और उसी में एक आध दो टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को बता देंगे किस तरह से लेखांकन समीकरण को हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो बेसिक है अकाउंट्स की वो क्लियर होता रहे। हमारा मेन उद्देश्य इस चैनल का यही है कि जो है बच्चों को 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक का जो है अकाउंट है, बैंकिंग है, बिजनेस है, वो इकोनॉमिक्स है, इसकी जानकारी बेहतर हो तो बच्चों का अच्छा भी हो जाएगा, हेल्प भी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वो क्या होता है, मैं बताया था कि कुल संपत्तियां वो क्या होता है, पूंजी और प्लस कुल दायित्व, पूंजी प्लस दायित्व इसके बराबर होती है। पूंजी प्लस दायित्व के बराबर होती हैं हमारी संपत्तियां, यानी संपत्तियां जो होती हैं पूंजी प्लस दायित्व के बराबर होती हैं, ऐसा बताया था। यही लेखांकन समीकरण होता है। अब मैं बताया था कि ये जो तीनों आइटम हैं, जैसे संपत्तियां हैं, पूंजी और दायित्व, ये तीनों आइटम ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। यदि इनमें से किसी एक में परिवर्तन करें तो दूसरे में और तीसरे में, मतलब किसी एक में परिवर्तन करने से दूसरे पक्ष में जरूर प्रभाव पड़ता है, ऐसा मैंने बताया था और आप लोग इस बात को जानते हैं। तभी तो ये जो है इसके दो पक्ष जो है LHS और RHS ये दोनों बराबर होंगे। ये लेखांकन समीकरण में किसी भी केस में ये दोनों पक्ष बराबर ही होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल जो देखते हैं,
अगर ये है एक, मान लो कि 50,000 रुपए नगद से व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। तो देखो, अगर ऐसा ये है, ये ट्रांजैक्शन है, ये लेन देन है। अब इस लेन देन को इसके रूप में अगर रखेंगे तो संपत्तियों में हमारा आ जाएगा क्या, नगद, यानी संपत्तियों की वो में आ जाएगा कैश हो गया, और प्लस पूंजी, यही जो हमारा जो है 50,000 रुपये जो नगद लगा रहे हैं, ये कैश जो है हमारा पूंजी बन जाएगा। तो यहाँ दोनों पक्ष प्रभावित हुए। एक तो पूंजी क्रिएट हो गया 50,000 रुपये जिससे व्यापार शुरू करते हैं, और दूसरी तरफ हमारा कैश भी बढ़ा है। तो हमारे बिजनेस में कैश हो गया और प्लस कैपिटल हो गया 50,000 का, और दायित्व तो कुछ नहीं है, यानी लायबिलिटीज जो है, लायबिलिटीज जो है वो कुछ नहीं है। तो देखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि इसमें ट्रांजैक्शन जो है उसको प्रदर्शित करेंगे। तो हमारा हो गया कैश 50,000 रुपये, और बराबर कैपिटल में भी ये 50,000 रुपये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा लगाए वो हमारा पूंजी ही होगा, जबकि लायबिलिटीज क्या है, 0 है। ये है। अब यदि हम लोग, ठीक है, यदि हम लोग उधार माल खरीद रहे हैं, उधार माल खरीद रहे हैं, अगर एक अलग ट्रांजैक्शन है कि 40,000 रुपये का माल या राम से माल खरीदा, ये। अब 40,000 रुपये का माल राम से खरीदा है और ये नगद नहीं खरीदा, ये उधार खरीदा है। तब इस बार क्या होगा? तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कैश था, ठीक है, कैश था, और इधर क्या था, कैपिटल था, प्लस लायबिलिटीज में हमारा कुछ नहीं था, ये हम लोग देख रहे थे। लेकिन अब ये वाला जो ट्रांजैक्शन हुआ था कि 40,000 रुपये का माल खरीदा, तो इससे दोनों पक्ष प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे? ये जो है एसेट साइड में, कुल संपत्तियों वाले साइड में 50,000 रुपये का तो कैश हमारे पास पहले से था, प्लस बढ़ जाएगा जब उधार माल खरीदेंगे तो हमारे पास स्टॉक आ जाएगा, यानी स्टॉक 40,000 का आएगा, स्टॉक में बढ़ोतरी होगा। तो स्टॉक जो है वो संपत्तियां ही है, और दूसरी तरफ कैपिटल जो है हमारा 50,000 का पहले से था ही, प्लस यहाँ लायबिलिटी साइड में जब हम लोग उधार माल खरीद के लाएंगे तो हमारा क्रेडिटर भी बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर का मतलब होता है जिनसे उधार माल खरीद के लाए हैं। तो 40,000 रुपये का हमारा क्रेडिटर यानी लायबिलिटी भी अराइज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा अगला इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। अगला इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया 50,000 रुपये का क्या, कैश प्लस स्टॉक 40,000 का, बराबर यहाँ 50,000 का कैपिटल था, और प्लस 40,000 रुपये का हमारा क्रेडिटर हो गया। अब देखिए LHS 90,000 और यहाँ भी 90,000 हो गया, ये हमारा समीकरण हो गया। तो इस प्रकार यदि हम किसी एक पक्ष में यानी संपत्तियों के पक्ष में अगर कुछ भी करना चाहें तो वो दूसरा पक्ष को भी प्रभावित करेगा, यानी पूंजी और दायित्व के पक्ष को भी प्रभावित करता है। तो ऐसा होता है। यदि एक ट्रांजैक्शन और इसमें जोड़ना चाहें, अगर और देखना चाहें कि 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो इसे अगर हम लोग दिखाएंगे 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो भी देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। कैसे नहीं होने वाला है? क्योंकि देखो अब यहाँ ये जो संपत्तियों वाला साइड है इसमें हमारा कैश है कितने का,
50,000 का पहले से, और जो है प्लस क्या है, स्टॉक है पहले से, प्लस स्टॉक कितने का था, 40,000 का था, प्लस अब एक नया एसेट्स आ गया है, फर्नीचर। फर्नीचर एक नया एसेट्स आ गया, और इधर क्या है, 50,000 रुपये का कैपिटल है, और दूसरा है हमारा 40,000 रुपये का क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, तो अब अरे भाई यहां लिख दें पहले क्या क्या है। यहां पूंजी है कैपिटल, और क्या है, क्रेडिटर, तभी तो होगा। तो ये हमारा था कैपिटल था 50,000 का, और क्रेडिटर था 40,000 का, ये था, दोनों 90,000 थे। अब देखिए 10,000 का जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो देखिए हमारा फर्नीचर 10,000 रुपये का बढ़ेगा, 10,000 रुपये का फर्नीचर आ गया, तो हमारा एसेट साइड में वृद्धि हो गई। लेकिन वो जो नगद खरीद रहे हैं हम, ये उधार नहीं खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं। नगद खरीदेंगे तो हमारा ये जो कैश है 50,000, इसमें से 10,000 हमारा कैश चला भी तो जाएगा। फर्नीचर 10,000 का आया तो हमारा कैश 10,000 चला भी गया। तो इस तरह से जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहां से हो जाएगा कैश तो 40,000 का बचा, और स्टॉक 40,000 का था ही, ठीक है। अब बढ़ गया क्या, फर्नीचर 10,000 का, तो टोटल इधर भी 90,000 का हो गया, और इधर 50,000 का कैपिटल और 40,000 का क्रेडिटर है ही। तो इस तरह से हमारे इक्वेशन में, अकाउंटिंग इक्वेशन में किसी एक आइटम में अगर हम लोग परिवर्तन करते हैं तो दूसरे पक्ष में, यानी संपत्तियों के पक्ष में अगर परिवर्तन करते हैं तो दूसरे पक्ष में पूंजी या दायित्व में परिवर्तन हो जाता है। यदि किसी दायित्व में या पूंजी में परिवर्तन करते हैं तो संपत्तियों में भी परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो लेखांकन समीकरण है, तीनों जो है आइटम है इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुल संपत्तियों में से कोई संपत्ति कम होगा, कोई संपत्ति बढ़ जाएगा, तो जितने से कम होगा उतने से बढ़ेगा, तो टोटल इफेक्ट वही रहेगा, इधर का तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, दायित्व पक्ष में कुछ दायित्व का पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां से दायित्व कम हुआ, संपत्तियां भी कम होती हैं। कभी कभी ऐसे ही होता है, पूंजी बढ़ेगा तो ये संपत्तियां भी बढ़ेंगी, ये भी बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे, ये कम होंगे तो ये भी कम होंगे। तो इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। और कभी कभी हमारा दायित्व भी बढ़ता है, संपत्तियां भी बढ़ता है, जैसे स्टॉक वाले केस में देख लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का जो है मैकेनिज्म है और इस तरह से कार्य करता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसमें जो है, इसे हो सकता है मिटाना पड़े। अब देखेंगे हम लोग कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, इस पर जो है लेखांकन समीकरण पर जो है आय और व्यय का किस तरह से, अभी तो हम लोग देख रहे थे संपत्तियां, दायित्व और पूंजी, इसमें परिवर्तन करने से कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे थे। अब हम लोग देख लेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में, लेखांकन समीकरण में आय व व्यय, आय और व्यय का प्रभाव, अगर आय हो रहा है तो किस तरह से प्रभाव डालेगा, ठीक है। गैर रोकड़ आइटम कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है, गैर रोकड़ आइटम का प्रभाव देखेंगे, और छूट का भी प्रभाव हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये हम लोग देखेंगे। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं, अब देखने वाले हैं कि आय और व्यय का प्रभाव कैसे लेखांकन समीकरण पर पड़ता है। तो पहले देखेंगे हम लोग व्यय का प्रभाव। व्यय का प्रभाव यानी कोई एक्सपेंस है, व्यय का मतलब होता है खर्च, तो उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। तो देखो, व्यय या तो व्यय का भुगतान होता है, व्यय का भुगतान करेंगे, अगर कोई खर्च है
तो उसका भुगतान कर रहे हैं, तब क्या होगा। दूसरा केस है अगर व्यय बकाया हो गया, व्यय का तुरंत भुगतान नहीं कर रहे हैं, यानी कोई खर्च है अगर बकाया हो गया है, बकाया कर दिए, तब वो किस तरह से प्रभावित करेगा। और दूसरा होता है, तीसरा होता है व्यय का एडवांस में पेमेंट करना, यानी व्यय का क्या होता है, व्यय को पूर्वदत्त करना, मतलब एडवांस में इसको कहते हैं कि जो है पूर्वदत्त व्यय, इसे कहते हैं पूर्वदत्त व्यय, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय। देखिए व्यय के केस में तीन ही बातें हो सकती हैं, यानी व्यय खर्च, जैसे कोई सैलरी है यानी वेतन, या मजदूरी है या किराया है, इस तरह से कोई भी खर्च आदि कोई भी खर्च है तो या तो उसका तुरंत पेमेंट करेंगे हम लोग, या तो उसका अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो बकाया हो जाएगा, बाद में भविष्य में करेंगे। या तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी का पेमेंट कर रहे हैं तो एडवांस पेमेंट कर देते हैं, यानी आगे आने वाले टाइम का, आगे वाले वर्ष या अवधि का पेमेंट पहले ही कर दिए, तो उसे कहते हैं पूर्वदत्त व्यय। तो इन तीनों केसों में क्या होता है, तो पहले एक बेसिक चीज जान लीजिए दोस्तों। देखो जो व्यय होता है, व्यय ये होता है खर्च, और आय क्या होता है, आय जो हमारा होता है रेवेन्यू। आय का मतलब होता है, समझ लो आने वाला जो चीज है, जैसे माल को बेच रहे हैं तो जो पैसा आ रहा है, तो आय में से जब व्यय को घटाएंगे तो हमारा होता है लाभ। क्या होता है, लाभ। अब लाभ जो होता है ये क्या करता है, व्यवसाय का जो लाभ होता है व्यापार का, ये हमारी पूंजी को बढ़ाता है, पूंजी में वृद्धि करता है हमारा लाभ। जैसे लेखांकन, प्रत्येक लेखांकन वर्ष में जैसे जैसे मान लो स्टार्टिंग में पूंजी लगा के अपना व्यवसाय प्रारंभ कर लिए हैं, व्यवसाय चल रहा है, तो जैसे जैसे आगे वर्ष चलता जाएगा और प्रत्येक वर्ष अगर लाभ होता जाएगा तो ये लाभ हमारे पूंजी में जाके जुड़ता जाता है, यानी ये जो लाभ है व्यवसाय के हमारे पूंजी को वृद्धि करता जाता है, ये होता है। अगर हानि हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, तो हमारे पूंजी को कम करता चला जाता है, पूंजी में से हानि को घटाते हैं, तो जिससे पूंजी को कम करता जाता है। तो लाभ होने पे क्या होता है, हमारे पूंजी में वृद्धि होती है। लाभ होने में क्या होता है, पूंजी में वृद्धि होती है। अगर हानि हुआ, लॉस हुआ, तो हमारी पूंजी में कमी होगी। और हानि कब होगा, जब व्यय अधिक होगा और आय कम होगा। आय कम होगा और व्यय अधिक होगा, तभी क्या होगा, तब ऐसे केस में क्या होगा, तब हो जाएगा हमारा हानि, तब लॉस होगा। तो ये क्या करेगा, पूंजी में वृद्धि करेगा कि कमी, तो ये पूंजी में हमारी कमी करेगा। व्यय अधिक हो गया तो क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस होगा तो पूंजी में कमी करेगा। आय में से व्यय को घटाने पे लाभ होता है, यानी आय अधिक हो गया, व्यय कम है, तो हमारा लाभ होगा। लाभ होगा तो क्या होगा, पूंजी में वृद्धि करता है। ये तो बेसिक सी चीज है, बहुत छोटी चीज है और बेसिक सी चीज है, इसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो देखिए यदि मजदूरी का अगर वेतन है, मान लीजिए वेतन का अगर भुगतान करेंगे, अगर भुगतान कर रहे हैं, या वेतन या किसी भी प्रकार के व्यय का अगर हम लोग भुगतान कर रहे हैं, भुगतान माने कैश दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, कैश से दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं, तो अगर किसी भी व्यय का भुगतान करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा व्यय खर्च है तो खर्च बढ़ेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। यानी व्यय का भुगतान करने पे हमारा जो आय है यानी इनकम या हमारा जो लाभ है वो कम होगा। यानी जो व्यय का भुगतान होने से क्या होता है, लाभ कम होगा, और जब लाभ कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पूंजी में कमी करेगा। तो किसी भी व्यय का भुगतान करने में दो फर्क पड़ता है, एक तो हो जाता है हमारी पूंजी में कमी करेगा, पूंजी में कमी करेगा, और दूसरा प्रभाव जो पड़ता है
वो क्या होगा कि जो वेतन का भुगतान करेंगे या किसी भी खर्च का भुगतान करेंगे तो कैश में ही करेंगे। तो दूसरे साइड में जो है रोकड़, रोकड़ यानी रोकड़ क्या है, संपत्ति, रोकड़ क्या है, संपत्ति। तो संपत्ति भी क्या हो जाएगा, कम होगा। तो संपत्ति में भी कमी होगा। इस प्रकार से हमारी संपत्तियां भी कम होंगी, हमारी पूंजी भी कम होंगी। तो किसी भी व्यय का भुगतान करने पे इस तरह से लेखांकन समीकरण में प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यय होगा, व्यय किया जाएगा तो हमारी संपत्ति भी कम होगी, पूंजी भी कम होगी। ऐसे ही अब देखेंगे बकाया व्यय है तब क्या करेंगे। बकाया व्यय यानी कोई व्यय है, कोई खर्च है, उसे बकाया कर दिए। तो बकाया कर दिए तब फिर वही बात, व्यय है तो वो क्या होगा, व्यय है तो वो हानि की ओर ले जाता है, और हानि जो है वो पूंजी में कमी दिखाएगा। तो एक तो हमारा पूंजी में कमी होता है, पूंजी में कमी हो जाता है। और दूसरा प्रभाव क्या होगा, जब व्यय बकाया है तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी, हमारी लायबिलिटी अराइज हो जाता है, दायित्व हो जाता है, क्रिएट हो जाता है कि अब हमको भविष्य में इसका पेमेंट करना है, भविष्य में पैसा भुगतान करना है, जो हमारा दायित्व है। तो क्या हो जाता है, दायित्व उत्पन्न हो जाता है, दायित्व उत्पन्न हो जाता है। तो दायित्व बढ़ा देगा। तो अगर बकाया है व्यय तो एक तरफ तो दायित्व बढ़ेगा लेखांकन समीकरण में, और दूसरे तरफ जो है क्या होगा, संपत्तियां नहीं, ये तो बढ़ाएगा लेकिन इसे कम कर देगा। ओवरऑल हमारा समीकरण जो है बैलेंस में ही रहेगा, ये बढ़ेगा ये माइनस होगा। तो कुल मिला के इस पे कोई नेट इफेक्ट कोई पड़ने वाला नहीं है, और ये जो है ये तो उतना ही रहेगा, तो बैलेंस होगा। अगला जो है पूर्वदत्त व्यय। जो पूर्वदत्त व्यय होता है यानी पहले ही पेमेंट कर दी, तो पहले ही पेमेंट अगर कर दिए हैं, पहले ही अगर पेमेंट कर दिए हैं तो ये हमारा इस वर्ष का, क्योंकि अगले वर्ष का है व्यय, इस वर्ष का तो है नहीं, तो इस वर्ष के व्यय में से माइनस कर दिया जाता है। तो व्यय कम होगा, आय अधिक होगा, तो लाभ होगा, वो हमारे पूंजी वृद्धि की तरफ दिखाता है। तो पूर्वदत्त व्यय जो है उसका जो प्रभाव क्या होता है, एक तो पूंजी में वृद्धि करेगा, पूंजी में वृद्धि करेगा, और दूसरी तरफ जो है हमारा संपत्तियां भी बढ़ेंगी, संपत्तियां वृद्धि होती हैं, संपत्तियों में वृद्धि होती हैं। कैसे, क्योंकि पूर्वदत्त व्यय जो होते हैं वो हमारी संपत्तियां होती हैं, तो संपत्तियां भी बढ़ेंगे और पूंजी भी बढ़ेगी। तो ये व्यय के सिलसिले में दो तीन चीज हम लोग देखे हैं, यानी व्यय का अगर भुगतान करेंगे तो पूंजी में कमी आएगी, और दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, तो भुगतान करेंगे कैश जाएगा तो हमारी संपत्ति भी घटेगी, व्यय का भुगतान करेंगे संपत्ति भी घटेगी, पूंजी भी घटेगी। और व्यय का बकाया अगर लगा दिए तो दायित्व तो हमारा बढ़ जाएगा, और व्यय है भाई इसी वर्ष का व्यय है तो हमारा लाभ कम करेगा, यानी हानि होगी, यानी पूंजी में कमी आएगी, तो इसको कम करेगा और दायित्व को बढ़ाएगा। और पूर्वदत्त व्यय है, पूर्वदत्त व्यय का मतलब हमारे पूंजी में वृद्धि करेगा, क्योंकि अगले वर्ष का वो खर्च है, इस वर्ष का तो है नहीं, तो लाभ में वृद्धि की तरफ जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, लाभ बढ़ेगा तो पूंजी में वृद्धि, तो पूंजी में वृद्धि भी करेगा और संपत्तियों को भी बढ़ाएगा। तो ये था व्यय का हिसाब ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे आय का हिसाब, यानी आय अगर बढ़ेगा या घटेगा तो किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, अब हम लोग देखेंगे वो। तो देखें हम लोग आय किस प्रकार प्रभावित करता है लेखांकन समीकरण को। तो तीन बातें इसमें हैं, जैसे व्यय होता था वैसे आय की प्राप्ति होने पे क्या किया जाएगा, कैसे प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा जो है हमारा हो गया कि आय जो है उपार्जित है, उपार्जित का मतलब होता है एक्रूड, यानी एक्रूड इनकम है। उपार्जित का मतलब अभी बताऊंगा। उपार्जित का मतलब होता है आय, यानी पैसा तो हम कमा लिए हैं लेकिन पैसा मिला नहीं है, ये होता है। और तीसरा जो है अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय। तो तीन केस है, एक आय की प्राप्ति, आय बकाया हो गया यानी हम कमा लिए हैं लेकिन पैसा अभी मिला नहीं है, और अनुपार्जित का मतलब अभी काम ही नहीं किए हैं, पैसा एडवांस ले लिए हैं, यानी आय पहले मिल गया लेकिन उसके बदले काम अभी किए ही नहीं है, तो ये है अनुपार्जित। तो इस तरह से है।
तो ये तीनों कैसे प्रभावित करते हैं लेखांकन समीकरण को। तो देखो अभी बताया हूं कि आय बढ़ेगा तो लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो पूंजी में वृद्धि होगी, आय कम होगा तो व्यय बढ़ेगा, आय कम होगा तो हानि होगा, हानि होगा तो पूंजी में कमी होगी। तो सेम टू सेम जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा, जैसे किराया प्राप्त किए, किराया प्राप्त हुआ, अगर एक रेंट है, रेंट प्राप्त हुआ तो रेंट हमारा इनकम है, तो रेंट जब मिलेगा तो हमारा आय बढ़ेगा तो लाभ वृद्धि होगी, इससे पूंजी, इससे क्या होगा, एक तरफ तो पूंजी में वृद्धि होगी, एक तरफ लेखांकन समीकरण में पूंजी में वृद्धि होगी, और दूसरी तरफ क्या होगा, जो आय मिलेगा, किराया मिल रहा है तो कैसे मिलेगा, कैश में ही मिलेगा, रोकड़ के रूप में मिलेगा। तो रोकड़ जब प्राप्त होगा तो रोकड़ क्या है, संपत्तियां हैं, संपत्तियों में वृद्धि होगा। क्यों, क्योंकि रोकड़ प्राप्त हो रहा है, रोकड़ प्राप्त हो रहा है, इसलिए संपत्तियों में वृद्धि। तो इस तरह से अगर कोई भी आय प्राप्त हो रहा है तो एक तरफ संपत्तियों को बढ़ाता है वो, दूसरी तरफ हमारी पूंजी को बढ़ाता है। आय उपार्जित है, उपार्जित का मतलब ये है कि काम कर लिए हैं लेकिन पैसा मिला नहीं है, बकाया है, कोई बात नहीं, हम काम कर लिए हैं, इसी वर्ष का काम है, अगले वर्ष का तो है नहीं, तो हमारा इस वर्ष का आय है तो इसी वर्ष की आय में जुड़ेगा, वो भी आय को ही वृद्धि करेगा जिससे लाभ होगा और पूंजी में वृद्धि। तो इसमें क्या होगा, एक तो पूंजी में वृद्धि होगा, एक तरफ क्या होगा, पूंजी में वृद्धि होगा, और दूसरी तरफ ये जो हम आय कमा लिए हैं लेकिन मिला नहीं, यानी भविष्य में मिलेगा, भविष्य में उसका लाभ मिलेगा, तो वो हमारा संपत्ति बन जाएगा। एक्रूड जो उपार्जित आय होता है, एक्रूड इनकम, इसे क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम, ये हमारा संपत्ति होता है। क्यों संपत्ति होता है, क्योंकि भविष्य में हमें पैसा मिलेगा, भविष्य में हमारा नुकसान नहीं, किसी को देना नहीं है, मिलेगा। तो इस तरह से दूसरा प्रभाव क्या होगा, इस संपत्तियों में वृद्धि होगा, संपत्तियों में भी वृद्धि होगा, तो इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा। ये है अनुपार्जित, अनुपार्जित का मतलब होता है अनएक्रूड, अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है भाई, अनएक्रूड इनकम का मतलब होता है काम किए नहीं है लेकिन पैसा पहले ही ले लिए हैं, आय पहले ही मिल गया लेकिन काम नहीं की, ये हमारा क्या है, लायबिलिटीज होता है। अनएक्रूड जो इनकम होता है, अनुपार्जित आय, ये हमारा दायित्व होता है कि भविष्य में उसका काम करना है, ये हमारा दायित्व है। तो इससे क्या होगा, एक तरफ जो है दायित्व, हमारा दायित्व में क्या होता है, वृद्धि होता है, क्योंकि अनुपार्जित आय होगा तो दायित्व को बढ़ाता है, क्योंकि भविष्य में हमारा लायबिलिटी अराइज हो जाता है क्योंकि पहले ही पैसा ले चुके हैं। और दूसरी तरफ पहले ही पैसा ले चुके हैं यानी वो पैसा जो लिए हैं वो इस साल का है नहीं, वो तो अगले साल का है, तो इस साल के आय में से वो माइनस हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब आय कम होगा, आय कम होगा तो लॉस होगा, यानी पूंजी में कमी। तो दूसरा क्या होगा, फर्क, दूसरा प्रभाव पड़ेगा कि पूंजी में कमी होगा, यानी एक तरफ पूंजी में कमी होगा, दूसरी तरफ दायित्व में वृद्धि होगा। तो इस तरह से दोनों को बैलेंस करके नेट इफेक्ट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन अपना क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारा था कि आय की अगर प्राप्ति होगी तब किस तरह से लेखांकन समीकरण में प्रभाव पड़ेगा, आय उपार्जित होगा तब भी, और अनुपार्जित आय है तो भी किस तरह से लेखांकन समीकरण में प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग देख चुके हैं, आय और व्यय का प्रभाव हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोगों को दो चीज देखना है, गैर रोकड़ का और छूट का भी देख लेते हैं हम लोग। गैर रोकड़ का क्या प्रभाव पड़ता है और छूट का भी क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो दोस्तों, गैर रोकड़ आइटम का क्या हिसाब होता है। गैर रोकड़ आइटम मत, इसको कहते हैं नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम क्या होता है भाई, नॉन कैश आइटम क्या होता है, तो मैंने कुछ, ये भी एक प्रकार से खर्च की ही कैटेगरी में डाला जाता है। खर्च क्या होता है, खर्च जो भुगतान करते हैं किसी को, लेकिन ये नॉन कैश है, ये कैश में हमारे पास से नहीं जाएगा लेकिन उसको खर्च की ही कैटेगरी में डाला जाता है क्योंकि ये प्रॉफिट को कम करते हैं।
तो ये नॉन कैश आइटम में जैसे हो गया हमारा ह्रास डिप्रेशिएशन, ये इसे पीएल में डेबिट करते हैं खर्चे की तरह। ये नुकसान ही है एक प्रकार का जो हमारे प्रॉफिट को कम करता है, लॉस है, ठीक है, खर्च है। तो ये जो है ह्रास, चूंकि कैश में तो जाता नहीं है तो इसलिए नॉन कैश आइटम। ऐसे ही पूंजी पर ब्याज हो गया, पूंजी पर ब्याज हो गया, ठीक है। ऐसे आहरण पर ब्याज हो गया, आहरण पर ब्याज हो गया। ये जो सब आइटम है ये नॉन कैश आइटम है, ये कैश में नहीं जाता है। ये क्या है, ऐसे ही हमारे प्रॉफिट को कम करता रहता है या बढ़ाता रहता है। अब देखते हैं इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे जब ह्रास है, ह्रास को क्या करते हैं हम लोग, पीएल में डेबिट करते हैं, यानी ये नुकसान मानकर हम लोग पीएल को कम यानी लाभ हानि खाते में डेबिट करते हैं। लाभ हानि खाते में डेबिट करने का मतलब ये है कि जो ये ह्रास है ये लाभ को कम करेगा। लाभ को कम करने का मतलब हानि की तरफ जा रहे हैं हम लोग, लॉस है। तो इससे क्या होगा, एक तरफ तो पूंजी की कमी होगी, पूंजी कम होगा, ठीक है, पूंजी ये कम होगा। और दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ इसका प्रभाव जो पड़ेगा ह्रास का, एक तरफ तो पूंजी में कमी हो गया ना, एक तरफ देखो पूंजी में कमी हो गया, और दूसरा जो इसका नेट इफेक्ट जो ये पड़ता है कि संपत्तियों में भी ये कमी लाता है। भाई देखो ह्रास में पूंजी कम होगा, क्यों, क्योंकि ह्रास हमारा नुकसान है, ये हमारे व्यय को बढ़ाता है, समझ लो, इससे हानि होगा, लॉस होगा, जिससे पूंजी की कमी होगी, यानी पूंजी में कमी होगी। और दूसरी तरफ जो ह्रास है, दूसरी तरफ क्या करते हैं, संपत्तियों के मूल्य में से घटाते हैं, तो संपत्तियों का भी मूल्य कम करता है ये, तो संपत्तियों में भी कमी लाता है। तो दो तरह से प्रभाव पड़ गया नॉन कैश आइटम का, एक तो पूंजी में कमी आता है, दूसरा यानी पूंजी को भी कम करेगा, संपत्तियों को भी कमी करेगा। ऐसे ही पूंजी पर ब्याज भी है, पूंजी पर ब्याज जब देंगे तो ये पूंजी पर ब्याज जो है पूंजी में जोड़ा जाता है, यानी पूंजी में वृद्धि भी करेगा और प्लस ये पूंजी में कमी भी करेगा। कैसे, पूंजी में कमी भी करेगा, एक ही साथ दोनों प्रभाव डालेगा। क्यों, पूंजी पर ब्याज एक प्रकार से खर्च है, व्यय चार्ज होता है, तो पीएल में डेबिट करते हैं, तो पीएल में डेबिट करेंगे, व्यय वाला वो सेक्शन बढ़ेगा, जिससे हानि होगा, पूंजी में कमी होगी ये। लेकिन वहीं पूंजी पर ब्याज जो है पूंजी में वृद्धि करता है दूसरी तरफ, तो पूंजी में ब्याज कैपिटल में जोड़ते हैं तो पूंजी में वृद्धि भी करेगा, यानी पूंजी को माइनस भी होगा प्लस भी होगा, तो माइनस प्लस बराबर ही हो जाएगा, ये होता है। ऐसे आहरण पर ब्याज अगर लगाएंगे तो पूंजी में कमी होगा और दूसरी तरफ पूंजी में वृद्धि होगा, सेम इफेक्ट ऐसे ही आहरण पर भी ब्याज होगा। तो ये है नॉन कैश आइटम जितने भी होते हैं, तो इस तरह से वो प्रभाव डालते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देख लीजिए, ठीक, तो इस तरह से डिस्काउंट का भी होता है, छूट का डिस्काउंट जैसे मान लीजिए कोई देनदार है, उससे लेना है 10,000 रुपए, देनदार है उससे लेना है 10,000 रुपए, लेकिन वो उससे हम लिए 9,500, ठीक है, ये रोकड़ मिला है 9,500 और 500 जो है हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी हानि हो गई कितना, 500, दोनों मिला के हो गया 10,000। तो ऐसे केस में जब है छूट है दिया जा रहा है, तो इसमें क्या क्या होगा, देखो, एक तो देनदार 10,000 हमारा लेखांकन समीकरण में ये संपत्तियों में से संपत्ति जो है 10,000 तो कम हो जाएगा, संपत्तियों में से क्या होगा हमारा 10,000 कम हो जाएगा, देनदार है ना, तो संपत्तियों में से 10,000 कम होंगे। लेकिन जब 10,000 कम होंगे तो रोकड़ भी तो आ रहा है 9,500, तो रोकड़ जो है ये आएंगे, प्लस होंगे 9,500। देखो संपत्ति पक्ष में ही डेटर माइनस हुए, यानी 10,000 माइनस हुआ, लेकिन 9,500 कैश जुड़ गया, यानी कुल मिला जुला के नुकसान कितना हो गया, 500। अब ये जो नुकसान है 500 इधर संपत्ति पक्ष में कुल मिला जुला के 500 माइनस हुआ,
ये दोनों नेट इफेक्ट में 500 माइनस हो गया, ये दोनों, ये 10,000 है, 9,500, ये प्लस 9,500 का चीज आया है, 10,000 का चीज गया है, यानी कुल मिला जुला के 500 का नुकसान हुआ है, संपत्ति पक्ष में माइनस हुआ है। अभी जो हानि है, लॉस 500 का छूट दिए हैं, ये पीएल में हम लोग डेबिट करते हैं, व्यय को बढ़ाएगा जिससे हानि होगी, पूंजी में कमी होगी, तो वो जो है वो हमारे पूंजी में कमी को दिखाता है, यानी हमारा पूंजी 500 से कम हो जाएगा, यानी पूंजी में कमी की तरफ जाएगा। तो नेट इफेक्ट इधर भी 500 कम हुआ, इधर भी 500 कम हो गया, तो नेट इफेक्ट जो है इस तरह से हमारा बराबर हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि लेखांकन समीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा वगैरह भी देख चुके हैं, इसके एक आध दो एग्जाम्पल भी बताए हैं, और उसका आय व्यय का भी क्या प्रभाव पड़ता है, और नॉन कैश इनकम का भी, नॉन कैश एक्सपेंसेस का भी क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, और छूट का भी क्या हिसाब करते हैं, हम लोग माने कंप्लीट जानकारी लेखांकन समीकरण पे हासिल कर लिए हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो और ज़्यादा अपने आप को शार्प कर पाएंगे, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो भी समस्या आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो बताइएगा। इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आए, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेहतर जानकारी कॉमर्स की दिलाई जा सके। जय हिंद।